कि आपको पहले से ही बोला है कि ये चैप्टर एक्चुअली बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक लॉजिक और बेसिक एप्टीट्यूड के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो मान लीजिए आपके पास एक काम करते हैं, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपके पास मान लो 1 डजन 100 के नोट है, राइट, समझ रहे हैं ना, आपके पास 1 डजन 100 के नोट्स है और हर रोज आप 2 रुपए खर्च कर रहे हो, हर रोज 2 रुपए खर्च कर रहे हो, तो आप कितने महीनों में वो नोट्स खत्म कर दोगे? मतलब कितने महीनों में उस पैसे आपके खत्म हो जाएंगे? कितने महीनों में? गुड, चलिए बहुत अच्छे। देखते हैं 100 के नोट्स, तो आपने ऐसे फटाफट किया, किस तरीके से किया मैं बता रहा हूं, ठीक है। 100 के नोट्स है, 12 नोट्स है, 1 डजन है, मतलब आपके पास टोटल 12,000 रुपए, ये तो आपने निकाला टोटल मनी। अब पूरे दिन कितने लगेंगे स्पेंड करने के लिए? डेज टू स्पेंड, स्पेंड कितने लगेंगे? जितने आपने टोटल रुपए है, टोटल मनी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ स्पेंडिंग। ऐसे क्या होगा आपने, आप बस इसको वर्ड्स में नहीं लिखते, लेकिन आपने इसी तरीके से किया है। टोटल मनी है आपके पास 12,000 रुपए और आप हर रोज स्पेंड कर रहे हैं 2 रुपये, तो आपको 6, ओके, किस तरीके से आपने लाया भाई? 100 के 12 नोट से ना, हाँ ठीक है, 1200 रुपए हो गए, फिर भी तो बोलूं मैं। तो आपके टोटल 1200 रुपए है और तो आपके हो गए ये 600 रुपए, तो 600 दिन लगेंगे आपको। अब 600 दिन, दीज आर डेज, अब इसको मंथ में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? 600 डेज यानी 600 डिवाइडेड बाय 30 मंथ, 30 से डिवाइड करते हो आप, राइट, सो ये कैंसल 20। बहुत ही फास्ट निकाला आपने, बहुत ही फास्ट, राइट, अलग अलग तरीकों से। अब डेली कैलकुलेशन आप बहुत अच्छा करते हो, लेकिन मुझे पता नहीं चलता जब मोल आता है ना, तब आपका क्या हो जाता है, आई डोंट नो। मैंने क्या बोला है, यही अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली देता, यू हैव 1 डजन नोट्स ऑफ 100 की जगह पर मैं अगर ऐसा बोलता, यू हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज, राइट, यू हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज, नंबर ऑफ रुपीज। मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये इस बार बार क्यों बोल रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आप लोग, कुछ लोगों को मोल में थोड़ा सा परेशानी हो ही जाती है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर जब भी शुरू करता हूं तो उसको उनको उतना डिफिकल्ट नहीं लगता, बहुत ही आसान आसान जाता है वो चैप्टर। लेकिन सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जब भी शुरू करता हूं तो शुरू में हर कोई बंदा कंफ्यूज ही होता है, हर कोई। मैं भी हुआ था अपने 12th क्लास में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रैक्टिस लगती है, प्रैक्टिस कर करके वो कंफ्यूजन दूर हो भी जाता है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि बस आप, कंफ्यूजन तो आएगा ही। मैंने ये भी बोला है कि अगर कोई नए लोग जुड़ जाते हैं आगे चल के इसमें, इस प्रोग्राम में, तो हमको ये चैप्टर चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये समझेगा भी नहीं। आप लोग अच्छी तरह से समझ भी रहे हो, आपका कैलिबर मुझे मालूम भी है, इसलिए मैंने ये शुरू किया है चैप्टर, और इसमें ज्यादा प्रैक्टिस हो इसलिए शुरू किया है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये डिफिकल्ट जाने वाला है चैप्टर, टेंशन मत लो, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट है। मैं तो कहता हूं सबसे डिफिकल्ट यही चैप्टर है, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। देखो, सबसे पहले जब डिफिकल्टी आप लोगे हाथ में ना, तो फट उसको अगर प्रैक्टिस कर करके मास्टरी करोगे आप उसके ऊपर, तो बाकी चीजें बस ऐसे सटर फटर लगेगी, राइट। तो हमको यही करना है, इस चैप्टर के ऊपर इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ऐसा होना चाहिए कि देखते ही आपको आंसर आ जाए। जैसे मुझे देखते भी आते हैं ना, तो आपको भी आ जाएंगे, राइट। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये डिफिकल्ट है कि आपको ऐसा ना लगे कि अरे यार ये तो पहला ही चैप्टर है, मुझको इतना डिफिकल्ट जा रहा है, तो आगे चल के मेरा क्या हाल होगा। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। ये चैप्टर है ही डिफिकल्ट, लेकिन इसको हम आसान करेंगे प्रैक्टिस कर करके, राइट, प्रैक्टिस कर करके। केमिस्ट्री इतनी आगे चल के उतनी डिफिकल्ट नहीं रहेगी। और डिफिकल्ट इस चैप्टर में क्या है, एक ही चीज है, मोल कंसेप्ट। आगे चल के स्टोइकियोमेट्री है, वो उतनी डिफिकल्ट नहीं है। ये मोल वाला जो है ना, ये एवोगाड्रो, मोल, मॉलिक्यूल,
एटम्स, ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे के अंदर, ये ग्राम, यू। तो अवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज है आपके पास, और आप क्या कर रहे हो, देखो यू हैव अवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज, राइट, और आप क्या कर रहे हो, यू आर स्पेंडिंग एट द रेट ऑफ, मान लो कि आप हर सेकेंड यू आर स्पेंडिंग एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपीज पर सेकंड। इतना ऐश आराम कर रहे हो आप, पूरा कुछ भी कर रहे हो, उठ रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, कोई भी गाड़ी ले ली, मर्सिडीज ले ली, लैम्बोर्गिनी ले ली, कुछ भी ले ली, कुछ भी खाया पिया, किधर भी गए, इतना खर्चा कर रहे हो, जाके कोई आइलैंड खरीद लिया, वहां पे जाके ऐश कर ली, जो भी, इतना ऐश कर रहे हो कि एक सेकंड में 10 लाख रुपए खर्चा है आपका। तो अगर आपके पास अवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज है, पिछले एग्जांपल में था 1 डजन नोट्स 100 के, अब क्या है, अवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज है, और हर सेकंड में आप 10 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो, इतना रेट है आपका। तो ये इतने रेट से अगर आप स्पेंड करोगे तो मुझे बताओ ये कितने सालों तक ये पैसे आप स्पेंड कर सकते हो, हाउ मेनी ईयर्स कैन यू स्पेंड दिस ईयर, और हाउ मेनी ईयर्स विल दीज रुपीज लास्ट, कितने सालों तक चलेंगे। चलो निकालो इसको, कितने सालों तक चलेंगे ये रुपए, तो आपको अंदाजा और भी आएगा कि अवोगाड्रो नंबर कितना बड़ा है, कितने सालों तक आप इसको स्पेंड कर सकते हो। चलो तो इसको इस तरीके से करेंगे, राइट। आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं सेकंड्स निकालूंगा कि कितने सेकंड लगेंगे, फिर उन सेकंड्स को ईयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, राइट। तो नंबर ऑफ सेकंड्स, कितने सेकंड्स लगेंगे इसको स्पेंड करने के लिए। तो नंबर ऑफ सेकंड यानी टोटल मनी, क्या है, यूनिट के ऊपर से ही समझता है, टोटल मनी आपके पास कितने हैं डिवाइडेड बाय रेट ऑफ स्पेंडिंग। अब ये नंबर ऑफ सेकंड आएगा, नंबर ऑफ मिनट आएगा, नंबर ऑफ डेज आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स आएगा, ये कैसे समझेगा। अरे भैया यूनिट दे दो आप, यूनिट के हिसाब से आपको समझेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो टोटल मनी आपके पास कितने हैं, अवोगाड्रो नंबर 6 लिख दो, छोड़ दो, इसकी क्या है 10⁻23। इसके आगे के 0.022 से इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें गलती मत करो। तो इतने मनीज है यानी दिस मेनी रुपीज आर देयर, राइट। एंड द रेट ऑफ स्पेंडिंग इज 10 लाख। 10 लाख का मतलब होता है 10⁵, 10 लाख रुपीज पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ स्पेंडिंग। सो आपका आंसर आएगा, रुपीज कैंसिल होकर सेकंड में आएगा। यू मस्ट नो हाउ टू यूज द यूनिट्स। यूनिट को लिखकर आप कैलकुलेशन करना सीखो। कई बार अगर फॉर्मूला पता भी नहीं है तो आपको फॉर्मूला बनाना आएगा। तो इसका आंसर आता है बेटे 0.6, या फिर छोड़ दो 6 ही लिख देता हूं मैं, 0.6 करने की क्या जरूरत है। तो ये हो जाता है 10⁻6, राइट, 10⁻6। सो ये तो 6 जो है वो है इंटू 10⁻, ये तो 23 है, और ये 1 और ये 5 मिला के 6। सो ये 23 ऊपर वाला माइनस ये दोनों मिला के ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे 6। सो यू विल गेट 6 इंटू 10⁻, कितने हो गए बेटे, ये 6 चले गए तो 17। तो ये तो सेकंड आ गए ना बेटे, आप लोगों ने जो निकाला ना, अब मुझे समझा 10⁻17 जिन लोगों ने आंसर निकाला है वो तो आ गया सेकंड्स में। अब मैं समझा कि ऐसी गलती क्यों हो रही है। बहुत सारे लोगों ने आंसर निकाला है 10⁻17, 10⁻, ये वो। चलो मुझे लगता है यश शायद आप सही हो सकते हैं, शायद 6 ईयर्स। स्वप्निल नहीं, कहा, चलिए और देखते हैं 17 तो बेटे आपने ना आओ देखा ना ताओ, डायरेक्टली आंसर दे दिया। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि आप लोगों ने सेकंड्स आया, बस आपने क्या किया, टोटल को रेट से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसी को लिख दिया। अरे मैंने पर सेकंड दिया था, ये एक साल में इतना स्पेंड नहीं कर रहा हूं, एक सेकंड में स्पेंड कर रहा है, एक सेकंड में। तो एक सेकंड में अगर ये इतना ज्यादा स्पेंड कर रहा है तो हमको निकालना होगा वो एक मतलब इतने से, मतलब जो आंसर आएगा आपका सेकंड में आएगा। अब इसको आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा, समझ रहा है ना। सेकंड्स हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू ईयर्स।
ये किया नहीं, मुझे लग रहा है इसी में गलती हो गई बहुत लोगों की। सो ये नंबर ऑफ सेकंड्स है, सो सेकंड्स को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए 6 इंटू 10⁻17 सेकंड्स है। सो सेकंड्स को ईयर में कैसे कन्वर्ट करना है, सेकंड को सबसे पहले आप मंथ में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको डायरेक्टली तो याद नहीं है कि कितने मतलब ईयर में कितने सेकंड होते हैं, डायरेक्टली याद नहीं ना, तो देखो कितने सेकंड होते हैं कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास है एक ईयर, मतलब देखिए 1 ईयर को कैसे लिखते हो आप, 365 डेज, राइट। तो फिर इस डे को छोड़ दो, कैसे आंसर के ऊपर कैसे आ जाता है, देखो 365 डेज है, तो डेज को आप कितना लिख सकते हो, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स। फिर इस मंथ को निकाल के क्या लिख सकते हो, इधर दिख रहा है ना, हाँ देखिए 365 डेज, उसमें 12 मंथ्स, 12 मंथ में कितने दिन, 30 डेज रफली ले लेते हैं। अब 30 डेज, अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, डेज के अंदर कितने घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में सेकंड्स कितने, 60। अब आएगा आपका आंसर बेटे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रफली निकालो, जल्दबाजी मत करो, यही गलती हो गई आपकी। तो देखिए मैं ईयर की जगह पर ये लिख रहा हूं, कैसे लिखते हैं डायरेक्टली, ईयर टू सेकंड कन्वर्जन कैसे होगा, ईयर 1 ईयर यानी हाउ मेनी सेकंड्स, 365 डेज, उसमें 12 मंथ्स, उसमें 30 डेज, उसमें 24 आवर्स, राइट। उसमें 24 आवर में मतलब एक आवर में 60 मिनट्स, एक मिनट में 60 सेकंड, तो ये है आपका 1 ईयर इज इक्वल टू दीज मेनी सेकंड्स। यानी उल्टा अगर करोगे आप 1 सेकंड इज इक्वल टू, तो चलो आप ऐसा भी कर सकते हो, एक ईयर में इतने सेकंड है, हमारे पास सेकंड कितने आए हैं, इतने। सो आप चेन रूल जानते हो ना, एवढ्याला एवढं तर एवढ्याला किती, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं उसको, 6 इंटू 10⁻17 सेकंड में कितने ईयर्स होंगे, राइट, ऐसा करते हो ना आप। 3 रुपए की या फिर 30 रुपए की 5 नोटबुक, तो 100 रुपए की कितनी नोटबुक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हो। तो सिंपल सी बात है, मैंने यहां पे क्या लिखा, इतने सेकंड में एक ईयर, तो इतने सेकंड में कितने ईयर। चलो इसको निकालो, अभी इसका आंसर निकाल के मुझे दे दो। अब आपको समझ में आया कि गलती कहां पे हुई थी, पहले गलती कर देते हो यार, और बाद में आपको समझता है कि अरे ठीक है समझ में आ गया, लेकिन पहले गलती नहीं करना, यही इंपॉर्टेंट होता है। चलो अब करके बताओ आंसर, ये मैं नहीं करने वाला, राइट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते, एक दिन में इतने सेकंड्स होते, तो अब आसानी से आएगा। आपके पास कितने सेकंड्स है बेटे, तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली सबसे पहले सेकंड को डेज में कन्वर्ट कर लेंगे हम, राइट। तो ये कन्वर्जन यूज करने की जगह पर हम क्या करेंगे, दूसरा आसान करेंगे जरा, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक देखिए, एक दिन का मतलब कितना है, सेकंड मिनट घंटे, ये वाला है ना, इतना पार्ट हो जाता है आपका 86,400, राइट, 86,400। सो इसको निकाल के मैं 86,400 लिख दूंगा, और नीचे तो कुछ भी नहीं है, 1 ईयर आ जाएगा आपका, क्या आएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, और ये इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलो कैसा होगा ये, इन दोनों का मतलब ये नीचे जाएगा, पता है ना आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, x इज इक्वल टू, ये तो आएगा नीचे, और ऊपर आएगा ये 6 इंटू 10⁻17। चलिए अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा रफ कैलकुलेशन करूंगा, ये तो हो गया 36, राइट, ये कैसे कर दिया, चलिए 365, ओहो हो ओहो ओहो,
चलो, इसमें ये बात तो ज्यादा आ गई ना। मैंने अगर 365 डेज लिखे हैं, वहां पे मैंने आपको कैसे करवा के दिया था, देखिए एक बार जरा देख लीजिए, एक बार देख लीजिए क्या हुआ था। मैंने ऐसे बताया था आपको 1 ईयर यानी 36, मैंने आपको ऐसे बताया था 1 ईयर यानी ऐसे बताया था ना, हाँ 1 ईयर यानी 12 मंथ्स। फिर इसको क्या करते थे हम, 12 मंथ्स को, एक मंथ में 30 डेज होते हैं तो 30 डेज ऐसे, और उसके बाद 12 मंथ्स फिर 30 डेज, तो डेज को आवर में लिखा तो 24 ऐसे आएगा, ये ऐसे आना चाहिए। यहां पे मैंने क्या किया, ये 12 मंथ्स 365 डेज ले लिए ना, तो यहाँ पे ये गलती हो गई, डेज नहीं लेना चाहिए। अगर मैं डे लेता हूं तो फिर डे के आगे चलना चाहिए। देखिए ऐसा होता है, 1 ईयर यानी 12 मंथ, 12 मंथ तो एक मंथ में 30 दिन, 30 दिन में मतलब एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में एक घंटे में मतलब एक घंटे का होता है, एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट है तो एक मिनट में 60 सेकंड, इस तरीके से होगा। और अगर मैं डायरेक्टली 365 डेज ले लेता हूं, वैसे भी चलेगा, देखिए ऐसे भी चलेगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका डायरेक्ट डेज से चल सकते हो। 1 ईयर यानी 365 डेज, फिर डेज के अंदर इसको काट करके एक डे के अंदर कितने घंटे, 24 आवर्स, आवर्स। फिर आवर को काटोगे तो क्या लिखना पड़ेगा उसकी जगह पर, उसकी जगह पर लिखना पड़ेगा एक आवर यानी 60 मिनट्स। मिनट को काटोगे तो मिनट की जगह पर क्या लिखोगे आप, 60 सेकंड। ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। यहां पे गलती हो गई थी, डेज से शुरुआत की है तो फिर मंथ लेने की जरूरत नहीं है। एक तो आप इस तरीके से जा सकते हो या फिर इस तरीके से। अब अगर इस तरीके से आप जाते हो तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला, तो ये तो मुझे याद है, ये तो याद है मुझे, एक दिन में कितने सेकंड रहते हैं, एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट फिर उसके अंदर एक मिनट में 60 सेकंड, इसका तो 84,600 है। तो यहाँ पे मुझे ये दो नंबर्स काटने होंगे, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको क्या समझ में आ गया कि गलती कहां पे हुई थी, गलती कहां पे हुई थी। यस और नो बोलो एक बार, गलती कहां पे हुई थी, गलती कहां पे हुई थी। मैंने डेज लिया और फिर उस मंथ को भी लिया, जरूरत नहीं उसकी। तो चलो अब देखते हैं, अब इसको अब रफ कैलकुलेशन से अब सॉल्व करते हैं, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू गो बाय एग्जैक्ट कैलकुलेशन। 6 6 जा 36, उसके बाद जीरो, जीरो देना। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट पॉइंट देते हैं, देखो 6 से 5 को भाग नहीं जाता तो पॉइंट देंगे, नहीं नहीं, पहले 5 को नहीं जाता ना, इसके आगे जीरो लेना है तो पहले इधर जीरो दो फिर पॉइंट दो। ये 50 हो गया, अभी 6 8 जा 48 हो गया, इतना ही कर दो। उसके बाद है 86.4 लिखो इसको, और ये 10, ये जो है ना इधर का पॉइंट मैंने इधर ले लिया तो 10⁻³ हो गया, ये 1 और ये 10⁻17, राइट। अब करेंगे, अब क्या करेंगे देखो, तो ये तो 10⁻³ ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 10⁻14 हो गया। ये नीचे देखो, अब इसको सिर्फ 60 मान लो, बस 60 मान लो यार, कुछ नहीं। ये क्या करो, इस पॉइंट को भी इधर ले लो, इस पॉइंट को अगर इधर ले जाते हो तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर गया तो ये तो 13 हो जाएगा, राइट। तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 86.4 हो गया, राइट। क्यों, क्योंकि ये तो 6.08 हो गया। अब जीरो के बाद 8 की कोई वैल्यू नहीं बचती, कोई वैल्यू नहीं बचती, तो 6 इंटू 86.4, तो ये तो आप इजीली कर सकते हो, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 2 रिमेनिंग मतलब कितने हो गए, 38 हो गए, 3 रिमेनिंग, 6 8 जा 48 एंड 3 51, तो ये यहां एक पॉइंट। चलिए, तो नीचे क्या है अपना 8.4, राइट। अब मैंने बोला है कि इसको किस तरीके से करना है, मैंने बताया आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। रफ कैलकुलेशन ही कर रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है। इसको इस तरीके से करना है, इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाओ, करीब लाओ, बस करीब लाओ। तो कैसे करीब ला सकते हैं, देखो भैया, देखो देखो, चलो मैं पहले इधर पॉइंट ले लेता हूं। अगर पॉइंट इधर ले लिया तो इधर 10⁻² हो जाएगा, ये 10⁻² ऊपर जाके इसको 10⁻11 कर देगा, क्यों कर देगा ना। और एक काम करूंगा मैं, और एक काम करूंगा, इस पॉइंट को इधर ले लिया तो ये 10⁻² ऊपर जाके इसको 10⁻11 कर दिया। तो फिर और एक काम करूंगा मैं, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाऊंगा तो इसका एक जीरो कम होके 10⁻10 हो जाएगा,
अब देखो ये नियरली 2 है, नियरली 2 है, सो 2 इंटू 10⁻10 इतने साल लगेंगे। रफ कैलकुलेशन कैसे करना है इसका कभी कभी मैं आपको ऐसा एक सैंपल दिखाया करूंगा, रफ कैलकुलेशन करते कैसे है, कहां पे क्या निगलेक्ट करते हैं। आप लोगों को अभी अभी नहीं समझता कि कहां पे क्या निगलेक्ट करना है आपको ना, ऐसा भी होता है कभी कभी 6.08 और 7.2 आपको लगता है, शायद लगता है कि 8 को निगलेक्ट कैसे करें, 2 को तो कर सकते हैं इजीली, लेकिन नहीं, इससे ज्यादा इसको निगलेक्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि ये इसका डेसिमल प्लेस इधर है, जैसे जैसे डेसिमल प्लेस आगे जाएगा उसको निगलेक्ट करना बहुत आसान होता है। और एक आपको कभी कभी लगता है कि 4.2 यहां पे 2 को निगलेक्ट या फिर 1 बोलो, 1 बोलो, और दूसरा है आपके पास 1 2 4 6.8, तो मुझे बोलो मोर करेक्ट क्या होगा, मोर करेक्ट निगलेक्ट 0.1 को करना मोर करेक्ट होगा या 0.8 को। मतलब अगर कहीं पर गुणाकार मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो हम इजीली विदाउट चेंजिंग द आंसर टू मच हम किसको निगलेक्ट कर सकते हैं, 0.1 को या 0.8 को। कहां पे ज्यादा मतलब कहां पे इजीली निगलेक्ट किया जा सकता है, किसको, 0.1 को या 0.8 को। आंसर में डिफरेंस कहां पे ज्यादा आएगा, यस आपको लग रहा है कि 0.1 सभी को और ऐसा ही लगना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि ये 0.1 छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंपेयर टू दिस नंबर दिस इज वेरी लो, तो 0.8 को अगर आप निगलेक्ट करोगे तो आंसर में परसेंटेज डिफरेंस उतना नहीं आएगा, लेकिन यहां पे 0.1 को निगलेक्ट करोगे तो ज्यादा डिफरेंस आएगा, आंसर में गलती ज्यादा आएगी। आपको लग रहा है ये 0.1 छोटा है, नहीं, लेकिन एज कंपेयर टू दिस, मतलब ऐसा मानो किसी के पास आपके मान लो कि आपके किसी के पास 5 रुपए है, तो वो बोल रहा है कि मैं आपको 4 रुपए दे दूंगा यार, 1 रुपए छोड़ दो, तो आपको कुछ बुरा लगेगा, मान लो एक्स अमाउंट बुरा लगेगा। और दूसरे सिचुएशन में आपके किसी के पास 1 करोड़ रुपए और वो आपको लौटा रहा है और बोल रहा है कि बेटे मुझे 10 रुपए माफ कर दे, तो आपको बुरा किस सिचुएशन में ज्यादा लगेगा, वो पहली वाली 1 रुपए माफ करने में ज्यादा बुरा लगेगा, या 10 रुपए जो कि आपको 10 करोड़ रुपए के ऊपर माफ कर रहे हैं, बोलो जरा। यस, समझ में आया, ये कहते हैं लॉजिक। सेकंड सिचुएशन में ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, 10 रुपए में ज्यादा बुरा नहीं लगता, ये मान लो आप, देखो ये समझना होगा। 4 रुपए के ऊपर 5 रुपए के ऊपर 1 रुपया माफ करने में बुरा लगता है, या फिर आप किसी दुकान पर जाओ, चलो छोड़ दो, किसी दुकान पर जाओ और कोई वस्तु है आपकी, चीज है 5 रुपए की, उस दुकानदार को बोलो 5 रुपए में से 3 रुपए कम कर दो, मुझे 2 रुपए को एक चीज दे दो, राइट। और दूसरे दुकान पर गए, एक गाड़ी है 1 करोड़ की, और बोलो उसको कि भाई मुझे इसमें 10 रुपए कम कर दो, कौन सा दुकानदार कम करेगा, गाड़ी वाला या वो जो आप फेयर एंड लवली लेने गए थे, वो 5 रुपए की फेयर एंड लवली है, उसके ऊपर आप 3 रुपए का डिस्काउंट मांग रहे हो, बोलो कार वाला करेगा या फेयर एंड लवली वाला, कार वाला करेगा, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि उसको उतना बुरा नहीं लगता। सो एज कंपेयर टू द होल अमाउंट द डिस्काउंट ही इज गिविंग इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहां पे ना ये 4 के ऊपर 0.1 ये बहुत ही बड़ी मात्रा हो जाती है, लेकिन यहां पे 0.18 को इजीली निगलेक्ट किया जा सकता है, इजीली निगलेक्ट। तो ये जो चीजें है ना कि कहां पे किसको निगलेक्ट करना है, इसे कहते हैं सेंस ऑफ नंबर, और ये सेंस ऑफ नंबर आपको धीरे धीरे आ जाएगा। अभी आपको 10th क्लास में कैसा है ना कि बहुत ही मतलब मैं तो कहता हूं कि मिट्ठू की तरह पढ़ाया जाता है, तो सेंस ऑफ नंबर आएंगे आपको धीरे धीरे, जैसे आप अच्छे अच्छे किताबें सॉल्व करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही आएगा बेटे, अपने आप ही आएगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो चलो आगे चलते हैं हम। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके के मैंने ले लिए हैं, और भी लेते रहूंगा, आप भी सॉल्व करो, और डाउट आए तो मुझे बोला करो कि सर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, देखेंगे और आगे चलेंगे, मतलब वहां पर भी मैं और प्रैक्टिस लूंगा। लेकिन अभी हम सिलेबस को आगे चलाते हैं, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम आएगा मुझे पूछा करो, मैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको और यहाँ पे ले लिया करूंगा, क्योंकि जहां पे आपको मुश्किल हो रही है वहीं पे ज्यादा ले लिया करूंगा। Now we will talk about next concept called as the equivalent weight. Equivalent weight या फिर equivalent mass, केमिस्ट्री में weight and mass interchangeably यूज किया जाता है, टेंशन मत लो,
एक्चुअली मास एंड वेट इक्विवेलेंट नहीं है. मास इज द करेक्ट वर्ड. मास इज द करेक्ट वर्ड. Weight is not correct word. Equivalent mass. Now, this is one of the most misunderstood concepts in the chemistry. I will say more than mole concept. Equivalent mass को बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज करके लेते हैं, उसको बस रट लेते हैं, लेकिन हमको ना आसानी से इसको समझना है. देखते हैं क्या आपको ये हजम होता है. इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है? अब केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है. सबसे पहले हम रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट मास? चलिए, आपके पास ऐसे दो लोग हैं. मतलब अभी तो क्या हुआ है कि अभी तो पैसे आ गए, राइट? मार्केट में अभी तो पैसे आ गए. पैसों से बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा है, बहुत ही इजीली. किसी भी चीज को रुपयों में कन्वर्ट हम करते हैं, लेकिन पहले बार्टर सिस्टम थी, जहां पे एक चीज के बदले पर दूसरी चीज दी जाती थी. तो वहां पे इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट उन लोगों को पता था, लेकिन रुपयों की वजह से ये बहुत ही सिंपल हो गया ट्रांजैक्शन करना, और लोग इक्विवेलेंट मास को भूल गए. इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का किसी दूसरी चीज के कंपैरिजन में इक्विवेलेंट मास क्या है, कौन किसकी कितनी बराबरी कर सकता है. मतलब मान लो कि मोहनजोदड़ो में ये चल रहा है. आपने देखा होगा वो मूवी मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन की. तो उसमें वो बार्टर सिस्टम चलती थी. तो उसमें क्या करते थे, कोई अनार की एक ऐसी बोगी लेके आता है, राइट? मान लो इसमें गेहूं है, बहुत सारे गेहूं है, और ये है व्यापारी कोई ए, और दूसरा बी है. इसने क्या किए, अपने पास सोने के सिक्के लाए. मान लो सोने के सिक्के. वैसे तो मोहनजोदड़ो के काल में सोने के सिक्के तभी तो डिस्कवर हो रहे थे. इट वाज नॉट डिस्कवर्ड टिल दैट एज, राइट? तब तो कॉपर एज चल रहा था शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली. सोने के सिक्के, मान लो इसके पास सोने के सिक्के हैं. ये मान लो 100 केजी का है. तो एक दूसरे को ये एक्सचेंज करेंगे ना. इसको क्या चाहिए, ये बी को चाहिए गेहूं घर में खाने के लिए, उसके बदले में ये क्या लेगा, सोने के सिक्के लेगा. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास कोई दूसरी चीज हो, ऐसा कुछ नहीं है. इसके पास हो सकता है कि कॉटन हो, तो ये एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं. कॉटन के बदले ये गेहूं देगा. कि आपको ये समझ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? मैं जो बोल रहा हूं क्या आपको ये समझ रहा है? राइट. तो अब क्या होता है बेटे, अब क्या होता है, इसने इसको 100 केजी दिए, तो क्या ये भी इसको 100 केजी सोने के सिक्के देगा? बोलो एक बार, क्या ये 100 केजी सोने के सिक्के देगा? नो. तो इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट. तो क्या किया जाता है बेटे, कि अपने अपने दिमाग में लोग क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से करते हैं. वो समझते हैं, मतलब आज के मार्केट में इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से अप्लाई होता है. देखो, तो सभी ने क्या किया, ये बहुत मुश्किल है, ऐसे ऐसे डिसाइड करना बहुत मुश्किल है. हर वक्त बार्गेनिंग करनी पड़ती थी. ये बोलता था कि मैं आपको 10 ग्राम सिक्के दूंगा, या फिर 1 ग्राम दूंगा, आप 100 केजी दे दो. ये बोलता था नहीं भाई, मैं 1 ग्राम में नहीं दूंगा, तू मुझे 1.5 ग्राम दे दे, तू मुझे इतना ग्राम दे दे. मतलब इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था. तो इनकी जगह पर लोगों ने करेंसी लाई. नोट, सिक्के, जो भी हम आज 1 रुपया 10 रुपये यूज करते हैं, उसे करेंसी बोलते हैं. वो करेंसी इक्विवेलेंट वेट के बेसिस पर चलती है, या फिर इक्विवेलेंट नंबर के बेसिस पर. अभी तो हम इक्विवेलेंट वेट पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इक्विवेलेंट मास पर. तो वो इक्विवेलेंट मास पर कैसे चलती है, लोगों ने डिजाइन की एक करेंसी. उन्होंने बोला, फॉर एग्जांपल इंडियन लोगों ने एक डिजाइन की करेंसी, उन्होंने उसको बोला 1 रुपया. हम बोलेंगे इसको 1 रुपया, और हर चीज का इक्विवेलेंट वेट विद रिस्पेक्ट टू दिस 1 रुपीज हम कैलकुलेट करके रखेंगे. मतलब we will say that 1 rupees is equal to, अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाता. मान लो ये गोल्ड के नहीं है, ये कॉपर के सिक्के है, कॉपर के सिक्के है, ठीक है? तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ कॉपर. 1 ग्राम ऑफ कॉपर, 1 रुपये में कॉपर का 1 ग्राम आएगा.
तो ये जो गेहूं है, व्हीट, मान लेते हैं कि दिस इज व्हीट के लिए 1 किलोग्राम तो 40 रुपए का है कुछ, तो हम क्या लेंगे 1 किलोग्राम को, चलो मान लो 10 डेसीग्राम ऑफ व्हीट, ऐसा मान लेते हैं, राइट। 1 रुपये का मतलब 1 ग्राम ऑफ कॉपर, 10 डेसीग्राम ऑफ व्हीट। 1 रुपए में किसी और चीज का 1 किलो आ जाता है क्या? कोई है क्या 1 kg 1 रुपए में बेच रहा है? अभी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। या फिर हम आसान करने के लिए इसको 100 कर देते हैं, राइट। चलो छोड़ दो, 10 डेसीग्राम। और एक चीज लेते हो आप, मान लो आप लेते हो मिल्क। मिल्क को भी किलोग्राम में लिया जा सकता है बेटे, किलोग्राम में लिया जा सकता है। 1 लीटर का मतलब लगभग 1 किलोग्राम रहता है, लगभग बोल रहा हूं मैं। तो ये आता है 1/2 हाफ किलोग्राम। 1 रुपए में हाफ किलोग्राम नहीं आएगा, लेकिन मान लो हाफ किलोग्राम आता है, एक्चुअली बहुत कम आएगा। मान लो ये 1 सेंटीग्राम आएगा, मान लो, मैं बोल रहा हूं। तो अब क्या होता है, ये सभी, इसका 1 ग्राम, इसके 10 डेसीग्राम, इसका 1 सेंटीग्राम, ये सभी एक दूसरे के इक्वल है। तो इसको बोलते हैं कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। मतलब इसको ट्रेड किया जा सकता है, मतलब दिस इज द वेट ऑफ कॉपर विच इज इक्विवेलेंट टू 1 रुपीज, दिस इज द वेट ऑफ wheat which is equivalent to 1 rupees, this is the weight of equivalent to 1 rupees। जबकि जबकि इनका एब्सोल्यूट मास जो है वो अलग अलग है, लेकिन हर किसी का इक्विवेलेंट वेट भी अलग अलग है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज का इक्विवेलेंट वेट दूसरी एक चीज के इक्विवेलेंट वेट के समान होता है। समान मतलब उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती, वैल्यू सेम नहीं बेटे, उनकी मार्केट में ट्रेडेबल वैल्यू सेम रहती है। वैल्यू सेम नहीं रहती, मतलब ये तो ग्राम है, ये तो डेसीग्राम है, ये तो ग्राम है, ये तो डेसीग्राम है, ये तो कुछ 10 डेसीग्राम है, 10 डेसीग्राम मतलब 1 हेक्टोग्राम हो जाएगा। चलो हम 1 हेक्टोग्राम ही लिख दे, 1 हेक्टोग्राम। इक्विवेलेंट वेट का मतलब दोनों का वेट सेम नहीं रहता, लेकिन उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू सेम रहती है। इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या ये समझ में आ रहा है आपको? क्या ये समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? यस और नो? यस, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू सेम है। अब इसको केमिस्ट्री में लेके जाते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू ना अलग अलग बातों पर होती है, जैसे कि मार्केट में इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब पैसा होता है, मतलब पैसों के हिसाब से उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। मतलब मार्केट में तो इसके पैसे कितने आते हैं, इसके पैसे कितने आते हैं, इसके पैसे कितने आते हैं, सभी के पैसे इक्वल आने चाहिए, तभी एक दूसरे का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। यहां तो इंट्रिंसिक वैल्यू को रिलेट करने का मतलब पैसा है। मनी इज द रिलेटिंग फैक्टर इन द मार्केट। अगर आप मान लो कि हैप्पीनेस नाम की एक चीज है, चलो हैप्पीनेस, तो वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू पैसों पर नहीं होगी, वहां पर कुछ हैप्पीनेस मतलब अलग। देखिए हैप्पीनेस मतलब क्या हो सकता है, मान लो कि हैप्पीनेस या फिर नशा, चलो छोड़ दो नशा, क्योंकि ये हैप्पीनेस तो हर किसी का अलग अलग होगा, लेकिन नशा, जो लोग नशा करते हैं तो उसमें क्या होगा। नशा मतलब 1 ग्राम हेरोइन, हेरोइन आपको पता होगी, हेरोइन आपको पता होगी, राइट। या फिर टोबैको, टोबैको भी खाते हैं लोग। तो 1 ग्राम टोबैको से जितनी नशा होती है उसकी नियरली इक्विवेलेंट नशा शायद 10 ग्राम अल्कोहल से होती होगी, शायद। तो जरूरी नहीं है कि टोबैको से जितनी नशा करता है उतनी ही 10 ग्राम से होती है, सॉरी उतनी ही, उनकी प्राइस तो सेम नहीं है, इसकी प्राइस अलग है, इसकी प्राइस अलग है। मतलब यहां पे इक्विवेलेंट बोलने का तरीका अलग है, मतलब जो उनको कंबाइन करने का फैक्टर है ना, वो यहां पे पैसा नहीं है।
अगर मार्केट में लेके जाओगे तो इसके 10 ग्राम इसके 1 ग्राम के इक्विवेलेंट नहीं है। मार्केट में लेके जाओगे तो इसके 10 ग्राम इसके 1 ग्राम के इक्विवेलेंट नहीं है। इसका 1 ग्राम शायद 1 रुपए में मिलता होगा, इसका 10 ग्राम शायद 20 रुपए में मिलता होगा। राइट राइट। लेकिन अगर इससे और इससे नशा सेम आती है तो इस यूनिवर्स में, मतलब ये जो नशे की जो फैक्टर है ना, उसके फैक्टर में ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। और मार्केट में अगर देखा जाए तो, अगर मार्केट में देखा जाए तो 10 ग्राम ऑफ टोबैको इज इक्विवेलेंट टू 10 ग्राम ऑफ अल्कोहल, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि 20 ग्राम ऑफ अल्कोहल। मतलब मनी वाइज इक्विवेलेंट अलग है, पैसे वाइज इक्विवेलेंट अलग है, ऐसा भी हो सकता है। क्या ये भी बात आपको समझ में आ गई? मुझे एक बार बोलो, क्या ये भी बात आपको समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? यस और नो? गुड। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई फिलॉसफी की बातें, ये तो हो गई फिलॉसफी की बातें, ठीक है। अब तत्व ज्ञान छोड़ दो, अपने 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 केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला इक्विवेलेंट का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं होता, या फिर सिर्फ वेट से नहीं होता, या सिर्फ नशे से नहीं बोल सकते, या फिर सिर्फ हैप्पीनेस से नहीं बोल सकते। वो तो डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, किस सब्जेक्ट में आप, मतलब किस सब्जेक्ट में आप हो। मार्केट के सब्जेक्ट में हो तो इक्विवेलेंट को जोड़ने के लिए आप पैसा लोगे, फिलॉसफी में हो तो आप इक्विवेलेंट को जोड़ने के लिए हैप्पीनेस लोगे, अगर कहीं पर हो तो और कुछ। तो केमिस्ट्री में है तो दो चीजों के मासेस को हम इक्विवेलेंट कैसे कहेंगे? तो केमिस्ट्री में पैसों से इक्विवेलेंस नहीं आता। मतलब हाइड्रोजन के 20 ग्राम लेने के लिए जितने पैसे लगते हैं उतने ही पैसे ऑक्सीजन के 2 ग्राम लेने के लिए लगते हैं। तो ये 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्विवेलेंट टू 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मार्केट में ये होगा, लेकिन केमिस्ट्री में वो नहीं होता। केमिस्ट्री में होता है उनकी कंबाइनिंग पावर का इंपॉर्टेंस। कंबाइनिंग पावर का इंपॉर्टेंस मतलब क्या है? कंबाइनिंग पावर का इंपॉर्टेंस मतलब क्या है देखते हैं हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइनिंग पावर? तो अब वाटर से वैसे तो H2O भी एक कंपाउंड है, H2O2 भी है। अब ये हायर लेवल पर जाता है, ये मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में जाके आपको समझेगा। अभी तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल ही लेना पड़ेगा H2O, इसको छोड़ दो। अभी इक्विवेलेंट वेट का बहुत ही प्राइमरी लेवल पर आप कंसेप्ट समझ रहे हो। तो आपको ये पता है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं हाइड्रोजन, मैं एटम के फॉर्म में लिख देता हूं। राइट, एटम के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन का एक एटम एक साथ आके H2O बनाते हैं। तो अब यहां पे देखते हैं कि इक्विवेलेंस का मतलब क्या है। मतलब एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिए। जैसे कि मैंने बाजार में बोला, बाजार में क्या बोला मैंने कि 1 किलोग्राम गेहूं को सेटिस्फाई करने के लिए 1 माइक्रोग्राम या फिर 1 ग्राम कॉपर काफी है। ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। व्हीट का 1 केजी और कॉपर का 1 ग्राम एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब दोनों का एक ही वैल्यू है मार्केट में, दोनों का एक ही वैल्यू है। वैसे केमिस्ट्री में वैल्यू पैसों पर नहीं है, केमिस्ट्री में वैल्यू है उनके कंबाइनिंग पावर पर। मतलब हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करने के लिए कितना ऑक्सीजन का मास लगता है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन यहां पर कितना है भैया 16, और हाइड्रोजन कितना है 2। अब 16 यू बोलो तो ये भी यू, 16 ग्राम बोलो तो ये भी ग्राम में होगा। ये तो सिंपल सी बात है ना, ये तो सिंपल सी बात है। उसी पावर में ये बढ़ेंगे। तो हम तो ज्यादातर मोल की भाषा में बोलते हैं। तो ये 2 एटम नहीं, रिएक्शन मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि एटम की जगह पर मोल में ज्यादा काम किया जाता है। मतलब इसको हम 2 एटम नहीं बोलेंगे, 2 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म हो गए। तो इस 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन के 2 मोल है, ऑक्सीजन के 1 मोल है। तो हाइड्रोजन के 2 मोल यानी 2 ग्राम है, ऑक्सीजन के 1 मोल यानी 16 ग्राम है। तो अब बोला जाता है कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
इक्विवेलेंस, चलो बोलो जल्दी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंस? तो मैंने बोला कि कंपाउंड ले लो और कंपाउंड में देखो कि इसके कितने मास के पीछे इसका कितना मास है। मतलब कंपाउंड में ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 ग्राम को ऑक्सीजन के 16 ग्राम ने सेटिस्फाई किया या फिर कंबाइन किया, या फिर मैं थोड़ा सा आयोनिक कंपाउंड लेके आपको बताता हूं जिससे कि आपको आसानी होगी। मतलब आपके पास है मान लो मैग्नीशियम और आपके पास है मान लो फ्लोरीन, तो आपको पता है इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इनसे क्या बनेगा, मैग्नीशियम फ्लोराइड। ऐसे अब आप देखोगे तो इसका मास, एक मैग्नीशियम का एटम है लेकिन हम मोल में काम करते, तो इसमें 1 मोल है, इसके 2 मोल है, तो ये मैग्नीशियम 24 ग्राम हो गया। और फ्लोरीन, फ्लोरीन का 19 है मोलार मास, तो लेकिन 2 है ऐसे, तो 38 ग्राम। तो हम यहां पे बोलेंगे कि मैग्नीशियम के 24 ग्राम को फ्लोरीन के 38 ग्राम ने सेटिस्फाई किया। मैग्नीशियम के, हाँ उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, अभी अभी छोड़ दो रितेश। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है ये सब बाद में देखेंगे, अभी तो बस प्राइमरी लेवल पर हो आप, इक्विवेलेंट वेट के बहुत ही प्राइमरी लेवल पर हो, अभी टेंशन मत लो। जब रेडॉक्स रिएक्शन आएगा तब वो सब क्लियर हो जाएगा कि H2O कैसे, H2O2 कैसे। अभी बस मैं जितना बोल रहा हूं उसको बस हजम करो, राइट। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम के 24 ग्राम आर इक्विवेलेंट टू 38 ग्राम ऑफ फ्लोरीन इन केमिस्ट्री। मतलब उनकी कंबाइनिंग पावर दोनों की सेम है। मार्केट में जाओगे तो मैग्नीशियम का 24 ग्राम और फ्लोरीन का 38 ग्राम, उनकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी। सो मार्केट वैल्यू वाइज सेम नहीं है, ये उनकी कंबाइनिंग पावर वाइज सेम है, इसलिए इनके ये इक्विवेलेंट वैल्यू बोलते हैं। अभी इक्विवेलेंट वैल्यू पर अभी आए नहीं है, बस इतना बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम का 24 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 38 ग्राम ऑफ फ्लोरीन। इसका मतलब है मैग्नीशियम के 24 ग्राम फ्लोरीन के 38 ग्राम को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करते हैं मतलब क्या, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन को 1 चाहिए होता है, तो फ्लोरीन के 2 मोल्स और मैग्नीशियम का 1 मोल एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला कि हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, ये एक एटम ने इसके एक एटम ने फ्लोरीन के 2 एटम को 1-1 इलेक्ट्रॉन दिए, इसके एक एटम ने फ्लोरीन के 2 एटम्स को 1-1 इलेक्ट्रॉन दिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर मोल की भाषा में क्या बोल सकते हैं, इसके 1 मोल ने फ्लोरीन के 1-1 मोल को, यानी 2 मोल को, उनमें से हर एक मोल को 1-1 इलेक्ट्रॉन दिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। और केमिस्ट्री में ज्यादा मोल की भाषा में बोला जाता है। तो इस तरीके से ये काम होगा, लेकिन अब आगे का कंसेप्ट अभी खत्म नहीं होगा, हम कल देखते हैं। आज तक इतना ही, चलिए बाय बाय।